नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 22 मई है और आज हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर कि आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। किसकी विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी हाल ही में विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दी है और इसके साथ ही ये पहले पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो विधान परिषद जो हुआ करती थी, लेकिन 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया था। अब पश्चिम बंगाल सरकार इसे फिर से गठित करने का प्रयास कर रही है और पश्चिम बंगाल सरकार की विधानसभा का गठन करने के लिए संसद से मंजूरी लेना आवश्यक है। अगर हम इस पर एक दृष्टि डालें तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और इस उल्लेख में ये बताया गया है या कहा जाए जो संविधान का अनुच्छेद 169 है वो ये बताता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कैसे होगा और उसकी समाप्ति किस प्रकार से की जाएगी। तो अगर देखें इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन तथा समाप्ति का संकल्प पारित कर संसद के पास भेजा जाता है, क्योंकि विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति का पर जो अंतिम शक्ति है या अंतिम अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 169 में ये बताया गया है कि जो राज्य की विधानसभा है, अगर वहाँ के जो सदस्यों का विशेष बहुमत यानी कि कितना 2/3 2/3 सदस्य अगर इस बात के लिए मंजूरी दे देते हैं कि विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए या अगर पहले से है तो उसकी समाप्ति का के लिए मंजूरी दे देते हैं, तो उसे कहाँ भेजा जाता है? संसद के पास भेजा जाता है और संसद ही इस पर जो है अपना अंतिम निर्णय देती है और इसके बाद संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो जिस भी उद्देश्य के लिए ये प्रस्ताव भेजा गया है, चाहे उसके निर्माण के लिए या समाप्ति के लिए, वह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यानी कि संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक साधारण बहुमत से ही यह प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है। इसके बाद अगर देखें तो विधान परिषद की जो संरचना है वह किस में बताया गया है, तो इसकी संरचना के विषय में अनुच्छेद 171 के अंतर्गत बताया गया है और इसके अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है हमें देखने को मिलता है, लेकिन किसी भी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो भी किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि विधान परिषद की जो संरचना है, इसमें भारत में कुल जो राज्य हैं अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। अगर पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद का गठन हो जाता है तो तब भारत में कुल 7 राज्य ऐसे होंगे जिनके पास द्विसदनीय व्यवस्था होगी, यानी कि एक विधानसभा और एक विधान परिषद का कंसेप्ट होगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित है और एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। उनका संबंध किस आंदोलन से है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन। तो इसका सीधा सा आंसर होगा चिपको आंदोलन। इसके विषय में आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। तो 21 मई 2021 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया और वे कोविड-19 से संक्रमित थे और उनकी आयु जो थी वो 94 वर्ष थी। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था और उन्हें चिपको आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए कार्य किया। चिपको आंदोलन के अलावा टिहरी बांध के विरुद्ध भी आंदोलन उन्होंने किया था। इसके साथ ही देखा जाए तो 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही अगर देखें तो वर्ष 1986 में उन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड और 2009 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
चिपको आंदोलन पर अगर चर्चा करें तो चिपको आंदोलन भारत में वनों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 26 मार्च 1974 में उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तो तब ये उत्तर प्रदेश था। और इस आंदोलन का उद्देश्य वनों को नष्ट होने से बचाना था। और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, सुरक्षा देवी, गौरी देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, विरुष्का देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहीं इस आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जबकि चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार देखें जो चित्र है ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी कि थियोडोर मेनन द्वारा 1960 में लेज़र के पहले सफल ऑपरेशन की वर्षगांठ को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इसका उत्तर होगा, जो कि प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। और इस दिन भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेनन द्वारा 1960 में लेज़र के सफल ऑपरेशन के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने सफल परीक्षण किया था लेज़र का। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2021 का जो एक संदेश है ट्रस्ट साइंस है, या इसकी जो थीम है इसका क्या रखा गया? ट्रस्ट साइंस इसका थीम रखा गया है। और ये यूनेस्को के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि डेट क्या है? 16 मई है। तो इसी के साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 16 मई, 18 मई, 21 मई, या 22 मई। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 मई। 16 मई को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसका उद्देश्य शांति, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को संगठित करने के साधन के रूप में कार्य करना है। और 2021 की जो थीम रही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी कहते हैं, ठीक है। पीस डे, इंटरनेशनल पीस डे के रूप में भी इसे मनाया जाता है। क्लियर है? तो एक ही बात दो रूपों में है। शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो या फिर शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो ये एक ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 की जो थीम है वो क्या रही? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन: दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत, रूस। किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की? तो इसका आंसर होगा भारत। अभी हाल ही में भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है, यानी कि ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष इस वर्ष कौन बना है? भारत बना है। और नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी भी भारत ने की है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्र ने 11 और 12 मई 2021 को आयोजित कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की। और इस चर्चा के लिए मुख्य एजेंडा ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों की औपचारीकरण और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी इत्यादि रहा। तो ब्रिक्स जो है वो मुख्यतः 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय मूल के विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, डॉक्टर मधु सिंह, डॉक्टर प्रशांत बालियान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। तो अभी भारतीय मूल के पोषण विशेषज्ञ, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड ने अभी प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार को जीता है। बांग्लादेश में छोटी देसी मछली प्रजातियों पर उनके शोध ने जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों के लिए पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास किया है। यानी कि उन्होंने बांग्लादेश में छोटी मछलियों पर शोध किया है और उन्होंने इसमें न्यूट्रिशन की भरपूर संभावना पाई हैं। जैसा कि विश्व में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, निकट भविष्य में खाद्य उत्पादों पर लगातार दबाव पड़ेगा
और जो खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं उनसे ही लोगों की भूख नहीं मिट पाएगी, और कुपोषण का स्तर भी खास तौर पे जो गरीब देश हैं उनमें हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो उन देशों में पोषण का जो संवेदनशील दृष्टिकोण है उसको कम करके पोषण की मात्रा लोगों में बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 20 मई, 21 मई या फिर 22 मई? तो इसका आंसर होगा 21 मई। तो प्रतिवर्ष 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प 2019 में FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया गया था। FAO का मुख्यालय कहाँ है? आप लोगों को मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसी के साथ ही अगर हम आगे देखें तो चाय उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। यानी कि यदि जलवायु में परिवर्तन होता है या चाय के पौधों के अनुकूल उनको जलवायु नहीं मिलती है तो उनमें उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है। तो चाय का उत्पादन केवल कृषि पारिस्थितिकी परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, यानी कि जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, वहीं पर ही चाय का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये चाय का उत्पादन बहुत ही सीमित देशों में होता है और ये सीमित देश ही चाय का उत्पादन करते हैं। इसलिए चाय उत्पादक देशों को अपने चाय उत्पादन के साथ जलवायु चुनौतियों को भी एकीकृत करना चाहिए, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का एक प्रमुख मुख्य उद्देश्य भी है। इसके साथ ही देखा जाए तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। इसके साथ ही भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत वैश्विक चाय उत्पादन का लगभग 30% भी खपत करता है, यानी कि 30% खपत करता है भारत पूरे वैश्विक चाय उत्पादन का। यानी कि हमारे यहाँ चाय जो है भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा में पी जाती है, पेय पदार्थ के रूप में लिया जाता है। और दूसरे स्थान पर है चाय उत्पादन के रूप में विश्व में भारत। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है? चीन है। और दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है कौन? भारत। भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कितने स्थलों को जोड़ा गया? ऑप्शन है 6 स्थल, 7 स्थलों को, 8 स्थलों को या 9 स्थलों को। तो इसका आंसर होगा 6 स्थलों को। अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संभावित सूची है, यानी कि भविष्य में इनको जो यूनेस्को विश्व धरोहर है उसमें जोड़े जाने की संभावना के रूप में भारत सरकार द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। तो अभी केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में घोषणा की है कि 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। इसमें वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, हीरे वैंकल मेगालिथिक साइट्स, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लमेता घाट, ये भी इसमें जोड़े गए। यानी कुल जो ये 6 स्थल हैं ये इसमें जोड़े गए हैं, और इन 6 स्थलों को जोड़े जाने के साथ ही संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची अब जो है भारत की बढ़कर कितनी हो गई है? 48 स्थलों को अभी संभावित सूची में डाला गया है। अब इनमें से यूनेस्को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किन किन को शामिल करता है ये भी हमारे लिए आगे भविष्य में करंट अफेयर्स होगा। इसके साथ ही अगर इन पर एक बार चर्चा कर लें कि वाराणसी के जो गंगा घाट हैं, ये वाराणसी के घाट नदी के गंगा नदी के किनारे की सीढ़ियाँ हैं, जो कि सीढ़ियानुमा बनाई गई, जो कि गंगा नदी के किनारे तक जाती हैं। और इस प्रकार के 88 घाट हैं। इनमें से अधिकांश घाट 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जब यह शहर मराठों के शासन में रहा था। इसके साथ ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर एक दृष्टि डालें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी भी है। आप लोगों ने अक्सर मानचित्र पर जो फिजिकल मैप है उस पर देखा ही होगा कि सतपुड़ा एक पहाड़ी भी है, एक पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जिनके बीच में नर्मदा नदी भी बहती है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्य प्रमुख आकर्षण अगर हम देखें तो यहाँ पे पांडव गुफाएं हैं, धूपगढ़ चोटी है, डेनवा बैकवाटर है, रॉक पेंटिंग है। तो जो डेनवा बैकवाटर है ये डेनवा नदी पर बना एक जो एक बांध है उसके द्वारा निर्मित एक जलाशय है। इसी के साथ ही अगर देखें नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट या लमेता घाट, तो इसमें हम पाते हैं कि इन्हें भारत का ग्रैंड कैनियन
भारत का ग्रैंड कैनियन किसे कहा जाता है? नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट, लमेता घाट को ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। और नर्मदा नदी के दूसरी ओर संगमरमर की चट्टानों की उत्कृष्ट सुंदरता हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं और यहाँ पर शानदार रूपों का अनुभव भी किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर कई डायनासोर जीवाश्म भी पाए गए हैं। तो इसके साथ ही अगर देखें तो यहाँ नर्मदा नदी जो है 30 मीटर गहरी खाई में बहती है और संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती है। ये जो संगमरमर की चट्टानें हैं ये चूना पत्थर का एक रूपांतरित रूप है, यानी जो संगमरमर चट्टानें बनती हैं या संगमरमर का जो निर्माण होता है, संगमरमर एक प्रकार के रूपांतरित चट्टानें होती हैं जो कि चूना पत्थर से निर्मित होती हैं। जो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो अधिक ताप और दाब पर दबे रहने के कारण उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के चट्टानों को हम देखते हैं मेनली, जैसे आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रूपांतरित रॉक और एक अवसादी रॉक यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। तो ये अपने अपने क्रम में चलती हैं। जो आग्नेय चट्टानें हैं वही एक तरीके से कहा जाए कि मदर रॉक होती हैं, उन्हीं से ही दूसरी चट्टानों का निर्माण होता है, अवसादी या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये एक प्रकार का क्रम बना रहता है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला की बात करें तो अलग अलग समय में 500 से अधिक किले जो है महाराष्ट्र में देखे गए हैं, बनाया गया है और महाराष्ट्र को दुनिया में सैन्य वास्तुकला का सबसे समृद्ध स्थानों में से एक माना जाता है। और ये जो किले बनाए गए अलग अलग शासकों के द्वारा महाराष्ट्र में अलग अलग समय में, इसने एक सैन्य वास्तुकला को जन्म दिया जो कि विश्व में महाराष्ट्र को एक उत्कृष्ट स्थान दिलाता है। और ये 1500 से 1800 ईस्वी के बीच में लगभग ये पूरे किलों को लगभग बनाया गया था अलग अलग शासकों के द्वारा। तो अधिकांश किले यानी कि सैन्य वास्तुकला का मतलब क्या है कि जो अपनी सीमा रेखा है या अपने राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए जो भी किले बनाए गए उनकी वास्तुकला आर्किटेक्चर किसी भी प्रकार से घर या किसी भवन या किसी स्थल को रहने लायक बनाना या किसी तरह की गुफा को निर्मित करना, मंदिर बनाना, ये सब वास्तुकला के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से देखें तो हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट ये क्या होते हैं? ये कर्नाटक में स्थित है। मेगालिथिक साइट एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है। ठीक है, क्या है? एक बड़ा बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है, यानी कि ये प्राचीन पाषाण काल के समय का एक पत्थर है जिसका उपयोग किसी स्मारक या संरचना के निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तमिलनाडु का जो कांचीपुरम मंदिर है, ये कांचीपुरम दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन नगरों में से एक है और कांचीपुरम को मंदिरों की स्वर्ण नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 6 जो साइट्स हैं इनको अभी यूनेस्को की भारत के द्वारा यूनेस्को की संभावित सूची में डाला गया है और इनमें से टोटल 48 हो गए हैं। कितने हो गए? 48 हो गए हैं, 48 हो गए हैं, जिनको आगे चल के इनमें से कुछ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपनी वास्तविक सूची में शामिल करेगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संवेदना क्या है? संवेदना क्या है? महिला सुरक्षा योजना, टोल फ्री हेल्पलाइन, कोविड वैक्सीन योजना या एक प्रकार का वेंटिलेटर? तो इसका आंसर होगा टोल फ्री हेल्पलाइन। संवेदना क्या है? टोल फ्री हेल्पलाइन है। संवेदना का अर्थ है सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वर्नेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ये इसका एक तरीके से फुल फॉर्म होता है, ये इसका अर्थ है। और ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को परामर्श प्रदान किया जाता है। संवेदना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना है। इसके साथ ही देखें तो टेली काउंसलिंग जो की जाएगी, यानी कि बच्चों को फ़ोन के माध्यम से जो काउंसलिंग दी जाएगी, वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसके साथ ही इसमें जो परामर्शदाता होंगे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और विशेषज्ञ अपनी सेवाएं इसमें प्रदान करेंगे कि वो बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत कर सकें। इसके साथ ही इसमें 3 श्रेणियों के बच्चों को टेली काउंसलिंग प्रदान की जाएगी, जिसमें जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, जो बच्चे कोविड देखभाल केंद्रों में संघरोध में हैं, यानी कि क्वारंटाइन है, जो बच्चे जिनको कोविड
19 हो गया है और वो क्वारंटाइन में रखे गए हैं संगरोध, उसका हिंदी रूपांतरण है किसका? क्वारंटाइन का। इसके साथ ही जिन बच्चों के माता पिता या परिवार के कोविड-19 पॉजिटिव हैं, यानी कि माता पिता या फिर फैमिली के लोग या पूरी फैमिली जो कोविड-19 पॉजिटिव है, उनको भी मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ पे संरक्षण दिया जाएगा या काउंसलिंग, टेली काउंसलिंग की जाएगी। तो संवेदना एक प्रकार से क्या है? संवेदना एक प्रकार का हेल्पलाइन नंबर है जो हर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोल फ्री नंबर क्या है? 800-1212 830, ये इसका टोल फ्री नंबर है। और कोविड-19 टोल फ्री टेली काउंसलिंग ये मुफ्त रूप से है और ये सेवा विशेष रूप से कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए है जो बात करने के इच्छुक हैं या उन्हें परामर्श की आवश्यकता है। तो जो विशेषज्ञ हैं हमारे या काउंसलर हैं वो आपसे उनसे बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और किसी प्रकार की असुविधा या चिंता जो उनके मन में है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, साइकोलॉजिकली उन्हें मजबूती प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न है हमारे वीडियो का कि सीमोर्ग किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो ऑप्शन है इराक, ईरान, अफगानिस्तान या सिंगापुर। तो इसका आंसर होगा ईरान। ईरान का ये सुपर कंप्यूटर है। अभी हाल ही में ईरान ने सीमोर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है और ये सुपर कंप्यूटर पिछले ईरानी सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। और इस सुपर कंप्यूटर का नाम फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर रखा गया है जिसे सीमुर्ग सीमुर्ग कहा जाता है ईरान में। इसके साथ ही देखा जाए तो सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर ईरान की राजधानी तेहरान में अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है कहाँ? तेहरान में, राजधानी में, किसके? ईरान की राजधानी में। और यह ईरानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली वीडियोस किसी वजह से ब्रेक हुई, इतने एक सप्ताह से लेकर 1.5 सप्ताह, आधा सप्ताह तक लगभग जो है ब्रेक रही। और कई लोगों के दूसरे जो हमारे राज व्यवस्था हैं या फिर हिस्ट्री की क्लासेस हैं उस पर कमेंट भी आए। तो जानकर अच्छा लगा कि आप लोग करंट अफेयर्स से लगातार जुड़े रहते हैं और इससे अपने नोट्स तैयार करते हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक भी होगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ ये आप लोगों को उपलब्ध होता रहे। सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ ही जिन लोगों ने पहली बार ये देखा है वो लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस जरूर कर लें ताकि आप लक्ष्य के साथ जुड़ सके। तो वीडियो के अंत में जैसे हम अक्सर एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़कर जाते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए है कि सीमा सड़क संगठन का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 4 मई, 7 मई, 15 मई, 18 मई। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिन लोगों ने पिछली क्लासेस की हैं, पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो देखी हैं, वो उसका आंसर देने में सक्षम होंगे और जिन्होंने नहीं भी देखी है अगर वो जानते हैं आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें और शेयर करें अपने दोस्तों में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।